गुड इवनिंग। राजराजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साइंस के ईयर वाले सेक्शन में आज लेक्चर 2 रहेगा आपका। पहले लेक्चर में आपने सीखा था कान के विषय में कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर। उसमें यह भी जाने थे हम लोग एक्सटर्नल ईयर में कि जो बॉक्सर्स ईयर या कॉलीफ्लावर ईयर क्या होता है। जो बॉक्सर्स या रेसलर्स का कान अक्सर देखिएगा कि थोड़ा सा अलग शेप में रहता है, चोट लगने के कारण वो कैसे बनता है, वो क्या होता है, वो जाने थे आप। इसके अलावा आप मिडिल ईयर में भी आ गए थे और जो बोन्स है उसके विषय में सीखे थे। इसके अतिरिक्त आप यह भी जाने थे कि हवाई जहाज पर जब आप यात्रा करते हैं तो आपका जैसे ही टेक ऑफ होता है कान फड़फड़ जैसा आवाज़ होता है और बंद हो जाता है, तो वो क्यों होता है वह कारण जाने थे हम लोग। और आज हम लोग इनर ईयर पर चलेंगे। इनर ईयर यानी कान का जो तीसरा भाग है आपका, इसको हम लोग ऑरिस इंटरना भी कहते हैं। ये क्या होता है ना, इसमें बहुत सारे चैनल्स होते हैं और फ्लूइड भरा रहता है। इसमें जो रहता है ना वह आपका दो तरह का फ्लूइड है। एक बोनी वाले एरिया में बंद रहता है और एक मेम्ब्रेनस वाले एरिया में। जब आप देखे थे जैसे आप मिडिल ईयर में आए थे और जब मिडिल ईयर से आप इंटरनल ईयर में आ रहे हैं तो यहां पर आपका जो विंडो है ओवल विंडो के थ्रू आप एंटर किए जब, तो इसमें एक लेयर होता है बाहरी लेयर। ये जो बाहरी लेयर होता है ना वो बोनी लेयर होता है, बोनी लेब्रिंथ का, ये बोनी। और इसके बाद जो रहता है वह होता है मेम्ब्रेनस, ये मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेनस, ये सेकंड वाला मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होता है। इसके बीच में ये जो बोनी और इसके बीच में ना जो एक फ्लूइड होता है वो पेरिलिम्फ कहलाता है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जिसमें सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है। और ब्रेन में जो फ्लूइड होता है ना, सिमिलर फ्लूइड होता है कान में भी। तो ब्रेन में जो आपका देखिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो रहा आपका, वही फ्लूइड आपको यहाँ पर भी नजर आएगा, इसमें भी नजर आएगा आपको। ये फ्लूइड कहलाता है आपका पेरिलिम्फ। ये वाला ना, ये वाला जो फ्लूइड हो गया ये पेरिलिम्फ कहलाएगा। इसके बाद मेम्ब्रेनस वाला पोर्शन आ जाता है। तो ये वाला रहा आपका मेम्ब्रेनस वाला, फिर यहाँ मेम्ब्रेनस है, ये फिर आपका बोन है। तो ये वाला पोर्शन जो रहा ना ये मेम्ब्रेन वाला है। इसके बीच में जो फ्लूइड होता है, ठीक है, ये एंडोलिम्फ कंसिस्ट करता है। या एक ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। ये पोटाशियम, कैल्शियम और आयरन, इन तीनों में ज़्यादा रहता है। इसका कंटेंट जो रहता है वो अधिक रहेगा। तो ये वाला पोर्शन आपका जो रहेगा वो बीच में यहाँ पर ये एंडोलिम्फ है। तो ये बाहर वाला पेरिलिम्फ है। पहले बोनी मेम्ब्रेनस है, देखिए बोनी लैब्रिंथ है, फिर पेरिलिम्फ आएगा, फिर आपका मेम्ब्रेनस वाला आ जाएगा, इसके बाद एंडोलिम्फ आएगा। इसी में आगे जब यहीं पर जब आगे बढ़ेंगे आप तो इसी में आपका सारा चीज नजर आएगा। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में ये वेस्टिबुलर एपरेटस इसको बोलते हैं और ऑडिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस उसको बोलेंगे जो बैलेंस करने में काम देता है, बैलेंसिंग में। और जो हियरिंग में काम देगा, सुनने में, वो ऑडिबुलर एपरेटस। इसके तहत क्या क्या पढ़िएगा आप, 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स आएंगे और एक ऑटोलिथ ऑर्गन्स कहलाता है। ऑटोलिथ ऑर्गन्स में 2 चीज मिलेगा, यूट्रिकल और सैक्यूल। 2 चीज, यूट्रिकल और सैक्यूल मिलेगा। और जो सुनने वाला चीज होता है ना उसमें कॉकलिया होता है। तो ये क्वेश्चन का ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि ईयर का कौन सा पार्ट है जो हमारे हियरिंग में, सुनने में काम देता है। तो ध्यान रखिएगा वह होता है कॉकलिया। और कौन सा पार्ट है, ये आपका क्वेश्चन है, अक्सर हर एक एग्जामिनेशन में दिखता है। और कौन सा पार्ट है ईयर का जो आपको बैलेंसिंग में मदद करता है, तो वो आपका वेस्टिबुलर एपरेटस कहलाता है। ये बैलेंसिंग में वेस्टिबुलर एपरेटस, जिसमें सेमी सर्कुलर डक्ट्स भी है और ओटोलिथ ऑर्गन्स भी है। तो ये दोनों आपका बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है किसी भी परीक्षा के लिए। सुनने के लिए कॉकलिया होगा और आपके बैलेंसिंग के लिए वेस्टिबुलर एपरेटस होगा। जब वेस्टिबुलर एपरेटस से एक नर्व निकलता है, वेस्टिबुलर नर्व, और इससे एक नर्व आता है ऑडिटरी नर्व। जब
बाद में क्या होता है ना, ये दोनों चीज मिलेगा और मिल करके आपका 8th क्रैनियल नर्व, जिसको कहते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ब्रेन के पास ना 12 तरह का नर्व आता है, बतलाई देंगे। ब्रेन भी जब पढ़ा बतलाएंगे आपको तो डिटेल में वो बतलाएंगे, लेकिन अभी भी हम बता देंगे 12 नर्व जो है वो किस किस एरिया से ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है, या ब्रेन उसको क्या इंस्ट्रक्शन देता है, वो चीज सीखेंगे आप। तो यहाँ पर बैलेंसिंग वाला जो नर्व है वो वेस्टिबुलर नर्व है, और हियरिंग वाला नर्व है ऑडिटरी नर्व है। ये दोनों मिल जाता है और मिल करके 8th क्रैनियल नर्व बनाता है, जिसको वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। देखिए नाम कहाँ से आया, वेस्टिबुलर से आया, वेस्टिबुलो कॉक्लिया से आया, कॉक्लियर, यानी ये वाला बैलेंसिंग का है और ये वाला हियरिंग का है। बाद में दोनों मिल करके वो ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, और फिर ब्रेन भी वहां से इंस्ट्रक्शन उनको देता है कि कैसे आप अपने बॉडी को बैलेंस करना है। तो ये हम लोग अब पढ़ेंगे इनर ईयर को डिटेल में। पहले हम लोग पढ़ेंगे वेस्टिबुलर एपरेटस का, और कैसे मैकेनिज्म इक्विलिब्रियम का होता है वह जानेंगे, और तब आ जाएंगे ऑडिबुलर वाले पर। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि 2 पार्ट में बटा हुआ है। देखिए ये डायग्राम के हिसाब से समझिए, 2 पार्ट में यहाँ है, इस तरफ कॉक्लियर पार्ट है और इधर का पोर्शन जो है वह आपका वेस्टिबुलर पार्ट है। वेस्टिबुलर पार्ट में 3 आपका डक्ट है, सेमी सर्कुलर डक्ट है, एक इस तरफ से, एक ये, और एक 3 सेमी सर्कुलर डक्ट। और उसके अलावा आपका जो ओटोलिथ कहलाता है, जिसमें यूट्रिकल आपका आता है और सेक्यूल आता है, वह है। देखिए अब यहाँ से पढ़ते हैं क्या होता है। जो यूट्रिकल होता है वह प्लेस्ड डॉर्सली, और 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स जो होता है इसी से राइज करता है। तो ये वाला पोर्शन देखिए यहाँ पर, ये बड़ा वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो बड़ा वाला पोर्शन है, दिस वन, ये वाला पोर्शन जो है आपका वो कहला जाएगा आपका, इधर वाला पोर्शन ये आपका यूट्रिकल कहलाता है। तो आप देखिए थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये यूट्रिकल कहला जाएगा, और इसी से आपका ना सेमी सर्कुलर डक्ट्स जो है वो इसी से निकलता है, इसी यूट्रिकल से। तो इसमें 3 सेमी सर्कुलर डक्ट यहाँ से राइज करता है, और इसमें एक सेंसरी पैच होता है। सेंसरी पैच को मैकुला कहते हैं। देखिए यहाँ पर बना हुआ ये वाला पोर्शन, यहाँ पर ऐसे, ये इसका मैकुला कहलाएगा, ये इसका मैकुला होता है। मैकुला क्या होता है अभी यहाँ बतलाएंगे आपको। पहले ये जान लीजिए कि आपका यूट्रिकल है वाला, ये वाला पोर्शन है, ये वाला बीच का पोर्शन, और यहाँ से 3 सेमी सर्कुलर डक्ट आपका निकलेगा। इसके बाद सेक्यूल की बात करते हैं। ये जो सेक्यूले है ये यहाँ पर से इससे जुड़ा हुआ है। देखिए अगर आपका ये यूट्रिकल है तो यहाँ पर से इस तरह से ये सेक्यूले जुड़ा हुआ है, और इससे जुड़ा रहता है यहाँ पर इस ढंग से। सेक्यूले इज प्लेस्ड वेंट्रली ज्वाइंट विथ यूट्रिकल बाय नैरो यूट्रिकुलो सेक्युलर डक्ट। यहाँ पर एक यूट्रिकुलर, देखो ये वाला पोर्शन यूट्रिकुलो सेक्युलर डक्ट होता है, और जो एंड करता है जाकर के सैकस एंडोलिम्फेटिकस में, यहाँ पर SE लिखा हुआ होगा, ये वाला पोर्शन, ये आपका SE है, सैकस एंडोलिम्फेटिकस डक्ट है। और इसमें भी एक मैक्यूली है जो आपका है ना, यहाँ पर कलर किया हुआ इस ढंग से ऐसे, ये मैक्यूले यहाँ पर भी आपका एक होता है। तो इसमें भी एक मैक्यूले है, इसमें भी मैक्यूले है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, यूट्रिकल में भी एक होगा, 1 इसमें भी रहेगा और 1 इसमें भी रहेगा सेक्यूल में। अब ये मैक्यूले क्या होता है वह जान लीजिए। ये सेंसरी पैच होता है, इसमें सेंसरी और सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। सेंसरी सेल्स हेयर्स होता है, हेयर्स इसका ना मूव नहीं करता है, स्टिफ होता है थोड़ा, आर नॉट मोटाइल एंड आर एम्बेडेड इन जेलेटिनस मेम्ब्रेन ओटोलिथ मेम्ब्रेन। ओटोलिथ मेम्ब्रेन होता है, उसमें ये रहता है इसका हेयर। देखिए यहाँ एक डायग्राम मैंने बनाया है ये हेयर सेल्स का, और इसका सीरिया जो होता है ना, ऊपर का पतला वाला जो हेयर होता है वो स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, और ओटोलिथ मेम्ब्रेन में रहता है। ओटोलिथ मेम्ब्रेन में कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, छोटा 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 क्रिस्टल्स होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसी को ओटोलिथ कहते हैं। और ये हेल्प क्या चीज में करता है, स्टैटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। जैसे हम लोग स्थिर रहते हैं ना, स्टैटिक रहते हैं, उसमें ये चीज हेल्प करता है। तो स्टैटिक बैलेंस ऑफ बॉडी, या इसको कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। तो ये वाला पोर्शन भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि स्टैटिक बैलेंसिंग में कौन सा पार्ट काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, स्टैटिक बैलेंसिंग में ओटोलिथ वाला पोर्शन काम करता है। आपका वेस्टिबुलर पार्ट में 2 पार्ट है, सेमी सर्कुलर डक्ट्स अलग है और ओटोलिथ वाला पार्ट जो है वो अलग है। तो ओटोलिथ वाला आपको स्टैटिक बैलेंसिंग ऑफ बॉडी में काम करेगा। अब क्या होता है कि
कि अगर ओटोलिथ सेमी सर्कुलर कनाल्स में चला जाएगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट वाला जो भी क्रिस्टल्स है अगर वो चला गया सेमी सर्कुलर कनाल में, तो एक बीमारी होती है वर्टिगो। बहुत ही कॉमन बीमारी है वर्टिगो जो है। उसमें देखिएगा अक्सर है ना, सिर चक्कर देगा, और लोग कॉलर जो पहनते हैं बाद में कहते हैं ना कि नेक का प्रॉब्लम आ गया वाला, तो कॉलर पहनते हैं यहाँ पर और सिर चक्कर देता है, उसमें वो होता है वर्टिगो। वर्टिगो में क्या होता है, एक तरफ से सिर चक्कर देगा, डिजीनेस आता है, जहाँ पर व्यक्ति रहता है स्थिर लेकिन उसको लगता है कि वो चक्कर दे रहा है, घूम रहा है। तो वो आपका किस कारण से होता है वर्टिगो? तो जो ओटोलिथ होता है जो आपका मैक्युले में मिलता है, मैक्युले कहाँ पर आपको मिलेगा? यूट्रिकल में और सैक्युले में, उससे वो सेमी सर्कुलर डक्ट्स में चला जाता है। तो उसी को वो आदमी जो है वो स्टैटिक बैलेंसिंग नहीं हो पाता है, उसको लगता है कि उसका सिर चक्कर दे रहा है जबकि वो स्थिर खड़ा रहता है। तो ये आपका एक कॉमन बीमारी है वर्टिगो। वर्टिगो का रीजन देख लीजिए, यही होता है कि ओटोलिथ गोज टू सेमी सर्कुलर कैनाल और इसी कारण वर्टिगो होता है। तो इस तरह से वर्टिगो क्या होता है यह आप जाने। अब आते हैं आप सेमी सर्कुलर डक्ट्स पर। जब आप सेमी सर्कुलर डक्ट्स की बात करते हैं तो 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स होता है जो अभी आप सीखे, और वह आपका राइज कहाँ से कर रहा था? तो देखिए आप जाने थे कि ये एम्पुला जो है आपका यहाँ पर से इस तरह में, ये आपका यूट्रिकल जो था उससे आपका 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स जो है वह आपका निकल रहा था, बाहर जा रहा था। सेमी सर्कुलर डक्ट्स होता है क्या? देखिए सेम फिगर वहाँ पर है। अब हम लोग यहाँ से ये जो 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स है ये आपका आ रहा था, ये देखिए ऐसे एक था, दूसरा आपका जो था वो इस तरह से था, और तीसरा ऐसे जाता है। तो 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स जो होता है वो यूट्रिकल से अराइज करता है। आपका यूट्रिकल वाला पोर्शन से 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स अराइज करेगा, कहलाता है एंटीरियर या सुपीरियर, आगे वाला भाग, पीछे वाला भाग और लेटरल। और तीनों ना डिफरेंट प्लेन्स में होता है, 3 डायमेंशनल वे में काम करता है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा 90 डिग्री पर। तो डिफरेंट प्लेन में रहने के कारण, 3 डायमेंशनल रहने के कारण ये हम लोग को ना झुकने में, टिल्ट करने में, टिल्टिंग वाले में जो बैलेंसिंग हम लोग करते हैं झुक करके, उसमें ये चीज़ आपको हेल्प करेगा। और कोई भी एक सेमी सर्कुलर डक्ट की बात कीजिएगा तो उसका एक एंड जो होता है ना वो एनलार्ज्ड होता है, थोड़ा बड़ा होता है। ये वाला जैसे एक एंड मान लीजिए ऐसे जा रहा डक्ट है, तो डक्ट में एक तरफ थोड़ा बड़ा रहेगा, और बड़ा जहाँ पर रहता है और एक एम्पुला जो है वो राइज करता है इस जगह पर, इसको कहते हैं एम्पुला। एक एम्पुला राइज करेगा। तो तीनों डक्ट में अगर देखिएगा तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर आपका बना हुआ है। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पर हटा देते हैं, ये 1 2 3 देखिए ये वाला तीनों है एम्पुला। ये 3 आपका एम्पुला जो है यहाँ पर राइज कर रहा है। और हर एक एम्पुला में क्या होता है, हर एक एम्पुला में एक सेंसरी पैच ऑफ क्रिस्टी कहलाता है, सेल्स। एक सेल्स होता है जिसका नाम होता है क्रिस्टा, प्रोजेक्टिंग रिजेस होता है ये इसमें। और ये हेल्प क्या चीज़ में करता है? तो हम लोग का एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है, डायनेमिक बैलेंस, दौड़ने की बात करते हैं, झुकने की बात करते हैं, उसमें आपको ना आपका बॉडी बैलेंस, जैसे हम झुक भी गए तो बॉडी बैलेंस मेंटेन रहता है। वो किसके कारण? तो इसमें जो ये क्रिस्टा रहता है इसके कारण। इसलिए इसको ना अगर हम बायोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं तो क्रिस्टी एम्पुलैरिस कहलाता है ये। तो एम्पुला में प्रेजेंट होता है ये क्रिस्टी। इसलिए हर एक क्रिस्टा जो होता है उसमें 2 तरह का सेल होता है, एक सेंसरी सेल्स और एक सपोर्टिंग सेल्स। सेंसरी सेल्स में लंबे लंबे देखिए ये हेयर सेल्स होता है, और इसमें जो सीलिया रहता है ऊपर में वह थोड़ा सा बेंड करने वाला होता है। उसका सीलिया जो होता था आपका वो आपका फिक्स्ड स्टैटिक होता था, जो आपको एक तरह से इक्विलिब्रियम मेंटेन करता था स्टैटिक वाले में, और ये वाला आपका है डायनेमिक बैलेंस, बॉडी को मेंटेन करता है। और ये देखिए सीलिया ऑफ सेंसरी हेयर्स बेंड्स एंड रिसीव्स द चेंजेस ऑफ पोस्चर ऑफ बॉडी। तो जैसे जैसे आप चेंज करते हैं वो भी उसी हिसाब से मूव करता है, तो आपका बैलेंस को मेंटेन किए रहता है। तो इसका सीलिया आपका बेंडिंग वाला होता था, उसका सीलिया जो होता था वो फिक्स्ड होता था। तो ये आपका ये पार्ट जो था आपका वेस्टिबुलर पार्ट जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, हम उसकी बात कर रहे थे। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे मेंटेन करता है वो देखिए, सीखिए। 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स आर अरेंज्ड टू परसीव पोजीशन ऑफ हेड। ठीक है, जो 3 सेमीसर्कुलर कैनाल है, हम लोग का हेड इधर घूम रहा है, जैसे झुक रहे हैं तो आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, दाएं जा रहा है, 3 डायमेंशनल वे में काम करता है। मूवमेंट ऑफ हेड
पर्सन गेट्स टिल्टेड और डिस्प्लेड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। तो उसमें जो आपका फ्लूइड था ना, जो अभी आप पढ़े थे पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ, वो मूव करता है। और हेयर सेल्स ऑफ क्रिस्टा एंड मैकुले गेट स्टिमुलेटेड बाय मूवमेंट ऑफ एंडोलिम्फ एंड ओटोलिथ। तो वो जो आपका एंडोलिम्फ उसके अंदर जो था और ओटोलिथ था, ये दोनों के मूवमेंट्स के कारण आपका जो है हेयर सेल्स होता है क्रिस्टा का और मैकुले का, दोनों का। आपका मैकुले वाला जो था वो स्टैटिक वाला था, ये डायनेमिक वाला था। दोनों स्टिमुलेट हो जाता है, और जब स्टिमुलेट होता है तो ब्रेन को चला जाता है मैसेज, किसके द्वारा? तो वेस्टिबुलर नर्व के द्वारा। वो ब्रेन को मैसेज भेज देता है कि देखो आदमी झुक रहा है, अब देखो आदमी स्थिर खड़ा है। ब्रेन को मैसेज दे रहा है कि अभी स्थिर खड़ा है, अभी स्टैटिक है, नहीं अभी मूव कर रहा है। वो इन्फॉर्मेशन जाता है वेस्टिबुलर नर्व के द्वारा। और जो ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगाटा पोर्शन है, ब्रेन पढ़ेंगे तो डिटेल में बताएंगे आपको, ये डिटेक्ट करता है कि हाँ आदमी का पोजीशन चेंज कर रहा है, और ब्रेन फिर यहाँ से इम्पल्सेस भेजता है मसल्स को, कि मसल्स को इम्पल्सेस भेजता करे तुम झुक गए हो, सीधा हो जाओ। तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भेजता है टू रिगेन नॉर्मल कंडीशन। तो इस तरह से जैसे ही आदमी झुकता है, तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ही झुकेगा तो इस केस में स्टिमुलेट होता है हेयर सेल्स। स्टिमुलेट कैसे होगा? तो फ्लूइड जो रहता है, फ्लूइड फ्लो करता है, वो हेयर सेल्स को स्टिमुलेट करता है। एंडोलिम्फ और ओटोलिथ जो है वो आपका हेयर सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, और वो स्टिमुलस जो होता है वो ब्रेन को चला जाता है वेस्टिबुलर नर्व के द्वारा। और वेस्टिबुलर नर्व ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता है, और ब्रेन वहाँ से इंस्ट्रक्शन भेजता है, इम्पल्सेस भेजता है मसल्स को कि तुम झुके हुए हो, तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, तुम गिर जाओगे, सीधे हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो वो चीज़ इन्फॉर्मेशन वहाँ से आता है। तो ये आपका मैकेनिज्म ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। अब हम लोग इसके हियरिंग वाले पोर्शन पर आते हैं, ऑडिबुलर पार्ट पर आते हैं। वेस्टिबुलर देख चुके, अब ऑडिबुलर पर आएंगे तो उसमें कॉक्लिया पहले आएगा। पहले कॉक्लिया का जरा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो आप पढ़ चुके, ये वाला पोर्शन आप देख लिए। ये जो आपका ये जो सैकुले होता है ना, सैकुले से एक छोटा सा डक्ट के द्वारा कॉक्लिया आपका अटैच्ड होता है, उसको कहते हैं डक्टस रीयूनियंस। तो कनेक्टेड विद सैकुला बाय डक्टस रीयूनियंस। ये क्या होता है ना कि ऐसे गोल 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 स्पायरली अरेंज्ड होता है, स्पायरली क्वार्ड लाइक स्नेल, जैसे घोंगा होता है ना आपका स्नेल, घोंगा, तो उस तरह से ना उसका स्पायरली क्वाइल्ड होता है ये कॉक्लिया वाला पोर्शन जो रहता है। इसका बेस थोड़ा ब्रॉड होता है और एपेक्स नैरो होता है, पतला सा। देखिए यहाँ पर है एपेक्स को कहते हैं क्यूपुला, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ लिखा हुआ देखिए क्यूपुला। तो ये आपका इस तरह से घुमावदार होता है, इसलिए नाम इसका कॉक्लिया जो है रहा। कॉक्लिया शब्द स्पायरली क्वाइल्ड है, स्नेल शेल के जैसा रहता है। कॉक्लिया के अंदर क्या होता है अब ये पढ़ते हैं। ये कॉक्लिया का हमने सेक्शन लिया है, उसकी बात देखते हैं। कॉक्लिया में 3 फ्लूइड चैम्बर होता है या कनाल्स होता है। नाम क्या है? ऊपर वाले का देखिए स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को कहते हैं स्केला टिम्पनाई। और दोनों जो रहता है ना स्केला वेस्टिबुलाई और टिम्पनाई, ये दोनों पेरिलिम्फ भरा रहता है इसमें। अभी आप देख चुके थे पेरिलिम्फ क्या होता है और एंडोलिम्फ क्या होता है। जो बाहरी वाला भाग था ना जिसमें सोडियम वगैरह ज़्यादा था वो पेरिलिम्फ है। एंडोलिम्फ अंदर का भाग जो था जिसमें कैल्शियम पोटाशियम आयरन ज़्यादा होता है वो एंडोलिम्फ है। तो स्केला वेस्टिबुलाई अपर पार्ट है दिस वन, और ये आपका स्केला टिम्पनाई नीचे वाला पार्ट है, और बीच वाला पार्ट है स्केला मीडिया। मेन ये वाला पार्ट है, मेन जो आपको काम देता है ना वो स्केला मीडिया वाला है, ये वाला। तो स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पनाई, ये 3 चीज़ है, और बीच में स्केला मीडिया। 3 चैम्बर होता है। कॉक्लिया कंसिस्ट ऑफ 3 फ्लूइड चैम्बर्स, अपर वन स्केला वेस्टिबुलाई, लोअर स्केला टिम्पनाई, दोनों पेरिलिम्फ से भरा होता है, और मिडिल वन को स्केला मीडिया कहते हैं, इसको कॉक्लियर डक्ट भी बोलते हैं, और ये एंडोलिम्फ से भरा रहता है। Scala vestibuli और scala tympani are connected with each other at apex of cochlea by small canal helicotrema। देखिए अब ये दोनों ना एक दूसरे से जुड़ा रहता है। यहाँ पर देखिए ये जो हमने लिखा है HT, ये वाला पोर्शन जो हमने लिखा ना HT, ये आपका हेलिकोट्रेमा होता है। ये दिस वन, ये वाला, ये एक दूसरे से ना इस एंड पर एक दूसरे से यहाँ से देखिए ये वाला पोर्शन जुड़ा रहता है। यह कब हेल्प करेगा? अभी जब हम मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग सुनेंगे ना, जब लाउड साउंड सुनते हैं ना, जो डीजे वगैरह होता है, बारात वाला जो बैंड वाला होता है, उस समय ना ये वाला पोर्शन थोड़ा हेल्प करेगा आपको। तो बाकी नॉर्मल हियरिंग में स्केला मीडिया हेल्प करता है आपको।
तो यहाँ पर 3 आपका चैम्बर है। इस ऊपर का चैम्बर स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे टिम्पनाई और बीच में स्केला मीडिया। हम लोग वहाँ पढ़े थे कि ओवल विंडो जब आपका स्टेपीस हिट करता है, उसका जो बेस प्लेट होता था वो हिट करता था ओवल विंडो पर। वो ओवल विंडो वाला ये ओपनिंग है, छोटा सा यहाँ देखिए बना हुआ है, ये ओवल विंडो का ओपनिंग है। इस ओवल विंडो का बायोलॉजिकल नेम में कहते हैं फेनेस्ट्रा ओवैलिस, ओपनिंग फ्रॉम मिडिल टू इनर ईयर एट बेस ऑफ स्केला वेस्टिबुलाई। इसका ओपनिंग यहाँ रहता है। देखिए मिडिल ईयर से इनर ईयर में ओपनिंग को आपका जो है वो ओवल विंडो है। और जब इनर ईयर से बाहर निकलने की बात करते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा साउंड तेज होता है तो साउंड बाहर निकलता है, वो आपका जो होता है वो राउंड विंडो कहलाता है। वो यहाँ वाला पोर्शन, ये देखिए ब्राउन छोटा सा बना हुआ है, ये राउंड विंडो है यहाँ पर। ये फेनेस्ट्रा रोटंडा बोलते हैं। जैसे ये फेनेस्ट्रा ओवैलिस है, नाम से देखिए ओवैलिस ओवल से आया, और ये राउंड से रोटंडा है, फेनेस्ट्रा रोटंडा। फेनेस्ट्रा मीन्स ओपनिंग, इसका अर्थ होता है ओपनिंग। ओपनिंग ऑफ इंटरनल ईयर इनटू मिडिल ईयर एट लोअर एंड ऑफ स्केला टिम्पनाई। इट इज कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन, सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एक छोटा सा मेम्ब्रेन से ये ना हल्का सा झिल्ली जैसा रहता है ऊपर से लगा हुआ, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेन है, इसको कहते हैं सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यहाँ पर लगा रहता है। तो ये आपका कॉक्लिया का बनावट है। कॉक्लिया में ध्यान रखिएगा 3 आपके पास चैम्बर्स हैं, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पनाई, और इन दोनों में ऊपर नीचे दोनों में आपका पेरिलिम्फ रहता है भरा हुआ, और स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ भरा रहता है। अब हम लोग स्केला मीडिया की बात करेंगे। स्केला मीडिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कनाल। हियरिंग में आपको हेल्प यही करता है स्केला मीडिया। स्केला मीडिया में क्या होता है देखिए, इट हैज अपर मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं रेजनर मेम्ब्रेन्स, और लोअर मेम्ब्रेन को बैसिलर मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन होता है इसमें, एक मेम्ब्रेन ऊपर का, एक मेम्ब्रेन नीचे का। जैसे ये वाला देखिए स्केला मीडिया आपका जा रहा था, तो एक यहाँ पर मेम्ब्रेन आपको मिलेगा, ये वाला ऊपर वाला, दिस वन, ये आपका है रेजनर मेम्ब्रेन। और यहाँ पर नीचे में आपका जो रहेगा ना, ये दिस वन, यहाँ पर ये वाला आएगा, ये आपका बैसिलर मेम्ब्रेन। 2 रहेगा आपका स्केला मीडिया में, एक ऊपर रेजनर मेम्ब्रेन और नीचे आपका बैसिलर मेम्ब्रेन। अपर मेम्ब्रेन रेजनर मेम्ब्रेन, लोअर बैसिलर। और बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेंसरी रिज होता है। अब देखिए उसको हम डिटेल में, यहाँ पर ये बड़ा फिगर है, ये बैसिलर मेम्ब्रेन आपका था यहाँ, इसके ऊपर एक रिज जैसा छोटा सा बना रहता है, रिज रहता है यहाँ पर। ये वाला पोर्शन जो है, ये जो मार्क अभी मैंने कर दिया था, ये वाला पोर्शन दिस वन, ये वाला पोर्शन, ये डिटेल में देखिए यहाँ बना हुआ है। इसके ऊपर क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई होता है। ये वाला पूरा पोर्शन को कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ये नाम भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार कमीशन की परीक्षा में या मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट वाले में इन सब में ज़्यादा पूछता है आपका कि ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो होता है वो क्या रहता है। तो बैसिलर मेम्ब्रेन वो आपको मिलेगा स्केला मीडिया में। ऑर्गन ऑफ कॉटाई को ब्लड सप्लाई मिलता है स्ट्रिया वेस्कुलरिस से। यहाँ पर देखिए ये ब्लड सप्लाई, ये वाला यहाँ से, ये एसवी जो लिखा हुआ ना, स्ट्रिया वेस्कुलरिस, ये वाला, वहाँ से उसको ब्लड सप्लाई मिलता है। ये ब्लड सप्लाई वाला भी रीज़न बतलाएंगे कि वहाँ पर एक बीमारी आ जाता है, उससे ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, तब उस केस में। इफ स्केला मीडिया गेट्स मोर ब्लड सप्लाई, ड्रेनेज ऑफ एंडोलिम्फ डिक्रीजेस, ठीक है, और एंडोलिम्फ इंक्रीज इन स्केला मीडिया कॉजेज हेवीनेस इन ईयर, रिंगिंग। और बहुत बार आप सुनते होंगे किसी का कि कुछ हुआ नहीं, कान अपने आप बहुत भारी लगता है और लगता है सीटी बज रहा है अंदर, सीटी बजने वाली आवाज़ जैसा हम हमेशा सन 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 करते हुए या सीटी बजता हुआ जैसा आवाज़ आता है। उसमें यही होता है कि इसका जो ब्लड सप्लाई होता है ना, स्केला मीडिया में अधिक हो जाता है। तो स्केला मीडिया में जब ब्लड सप्लाई अधिक हो जाता है और वहाँ से बाहर निकल नहीं पाता है, ड्रेनेज नहीं हो पाता है, तो हेवीनेस इन ईयर हो जाता है और रिंगिंग या विस्लिंग साउंड होता है। उस डिजीज़ को मीनियस डिजीज़ कहते हैं। उस डिजीज़ को ना मीनियस डिजीज़ बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए बैसिलर मेम्ब्रेन का क्या पर्पस था, वो ध्यान से देखिएगा। बैसिलर मेम्ब्रेन जो नीचे वाला मेम्ब्रेन होता है ना, ये डिफरेंट पिचेस ऑफ साउंड, हर एक आदमी का बोलने का पिच होता है, कोई बहुत तेज पिच में बोलता है, बहुत हल्का सा बोलता है, तो अलग अलग जो पिच होता है साउंड का, उसको पता करता है, उसको डिस्टिंग्विश करता है, डिफ्रेंशिएट करता है कि किस तरह का पिच है, वो आपका बैसिलर मेम्ब्रेन उसको डिस्टिंग्विश करता है।
यहाँ पर जो ये नीचे वाला मेम्ब्रेन है ना, ये वाला पोर्शन इसका नीचे का, ये जो हमने बीएम लिखा था, ये आपको बतलाता है पिचेस ऑफ साउंड। आप जैसे सुनते होंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोग थोड़ा कम सुनने लगते हैं, तो उसका रीजन क्या है? एबिलिटी टू हियर ऑफन डिक्रीजेस विद एज बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन चेंजेस। बेसिलर मेम्ब्रेन जो रहता है ना, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है स्टिफ हो जाता है, कड़ा हो जाता है, तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो व्यक्ति के सुनने की क्षमता भी कम होने लगती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। वो ऑटोमेटिक है एज के अनुसार। तो ये भी क्वेश्चन परीक्षा में खूब आता है कि एज के अनुसार व्यक्ति क्यों कम सुनने लगता है, तो रीजन उसका यही है कि उसका जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वो स्टिफ हो जाता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी घट जाती है। अब और डिटेल में देखिए, इसको सीख लेंगे, क्योंकि यहां से कैसे काम करेगा वो चीज देखिए। सेंसरी स्ट्रक्चर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, जो ये जो हमने ऑर्गन ऑफ कोटाई शब्द बोला ना, ये एक साइंटिस्ट था, इटालियन साइंटिस्ट था, उसके नाम पर है, अल्फोंसो कोटाई उसके नाम पर है। ऑर्गन ऑफ कोटाई कंसिस्ट ऑफ आउटर हेयर सेल्स। अब देखिए इसमें वहां पर है, यहां पर सबका डायग्राम बना हुआ है, इसमें क्या क्या रहता है वो देखिएगा। एक रहेगा आउटर हेयर सेल्स रहेगा, ये वाला देखिए 1, 2 और 3, ये 3 आउटर हेयर सेल्स है, OHC लिखा हुआ है। इनर हेयर सेल्स ये वाला है जो अलग से यहाँ पर एक है, इनर हेयर सेल्स। पिलर सेल्स होगा आपका इस केस में देखिएगा पिलर सेल्स होंगे। टनल ऑफ कोटाई होगा, ये वाला जो एक टनल जैसा बना रहता है, टनल ऑफ कोटाई, TC जो लिखा हुआ आपका वो। फिर इसके बाद फैलेंजियल सेल्स या सेल्स ऑफ डेटर्स कहते हैं, ये वाला सेल्स है जिसके ऊपर आपका आउटर हेयर सेल्स लगा हुआ है, वो ये कहलाता है डेटर सेल्स, DC लिखा हुआ है। सेल्स ऑफ हैंसन्स हो गया आपका, HC लिखा हुआ है, ये किनारे किनारे वाला सेल्स ऑफ हैंसन्स है। इन सब की आवश्यकता नहीं है, केवल जानकारी हाँ क्या जरूरत पड़ता है, ये आउटर हेयर सेल्स और इनर हेयर सेल्स, ये 3। और ये जो पीला से बना हुआ है ना, ये कॉक्लियर नर्व है। अब देखिए होता क्या है, जब मैकेनिज्म सीखेंगे तो बतला देंगे इस केस में, अभी इसके बाद वही बतलाएंगे आपको। ऊपर में एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ देखिए TM लिखा हुआ, ये दिस वन। इस ओवरहैंग सेंसरी हेयर सेल्स जो है इसके ऊपर रहता है। इसका जो ऊपर में सीलिया निकला है ना छोटा छोटा, ये उससे टकराता है, तो टकराने से आपका आवाज जो सुनने में इसका पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन, कैसे कोई भी चीज पैटर्न होता है उससे पता चलता है। साउंड वेव्स का पैटर्न इससे जैसे ही आता है, टकराता है, तो ये जो आपका टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है ये डिटरमाइन करता है, लिखा हुआ है overhangs the sensory cells in scala media, it determines the pattern of vibration of sound waves। अब यहां पर से सेंसरी हेयर्स स्टीरियोसीलिया प्रोजेक्ट फ्रॉम द आउटर एंड्स ऑफ द हेयर सेल्स इनटू स्केला मीडिया व्हाइल द इनर एंड्स यूनाइट टू फॉर्म। देखिए इन तीनों आउटर हेयर सेल्स का जो है और इनर, यहाँ पर ये इनर हेयर सेल्स सब मिल जाता है एक जगह आकर के, और ये कॉक्लियर नर्व बनता है। यही आपका कॉक्लियर नर्व जो है ऑडियो कॉक्लियर नर्व के रूप में, उधर से वेस्टिबुलर, इधर से ऑडियो। अभी आपको बतलाए थे ये चीज, देखिए था ना, इधर से ऑडिटरी नर्व है, यही ऑडिटरी नर्व आ जाएगा कॉक्लिया से निकल करके, और उधर से वेस्टिबुलर आता है, मिल करके 8 क्रेनियल नर्व बना देता है। ये जो आउटर हेयर सेल्स का देखिए नंबर हमेशा इनर हेयर सेल्स के नंबर से ज्यादा रहेगा, और जब क्रैकर्स बहुत ज्यादा छूटता है, लाउड नॉइज होता है, तो इनको डैमेज होने का डर होता है। जो डैमेज होता है ना, पटाखा बहुत ज्यादा छूटने से सुनने में परेशानी होने लगती है किसी का, कभी कभी ऐसा, तो उसमें यही डैमेज हो जाने के कारण ये बहुत ज़्यादा डैमेज होने का डर रहता है। इसलिए कहा जाता है बहुत तेज़ आवाज़ जहाँ पर रहे वहाँ पर से दूर हो जाइए, या कान उस हिसाब से बंद करके रखिए, आवाज़ ना जाए। तो यही सेल्स जो है यही आपका डैमेज हो जाता है उस केस में। तो यहाँ तक आप पढ़े, कॉक्लिया का बनावट देख लिए। अब अभी देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था 8 आपका जो क्रेनियल नर्व होता है ये मिलकर के बनाता है, कॉक्लियर नर्व होता है, और ये वाला CN जो आपका है कॉक्लियर नर्व बनेगा, और उधर से आपका वेस्टिबुलर पोर्शन आता है, मिल करके आपका 8th वेस्टिबो कॉक्लियर नर्व बना देता है, जो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता है। 12 नर्व्स है ब्रेन में। हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में और बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ी जानकारी ले लीजिए। देखिए ये आपके
क्रेनियल नर्व्स, ब्रेन नर्व्स होते हैं, ये टोटल 12 है आपका। किस एरिया से कहाँ जाता है? एक नर्व होता है जो उसको इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, इंफॉर्मेशन जो पहुंचाता है उसको एफरेंट नर्व्स कहते हैं, ठीक है। एक होता है इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाला और एक होता है वहां से इंस्ट्रक्शन लेने वाला। तो इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाला एफरेंट है और इंफॉर्मेशन लेने वाला एफरेंट है। देखिए, पहला जो नर्व होता है वो स्मेल का है, ठीक है। नाक से आप जैसे सूंघते हैं, जो स्मेल होता है तो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचता है कि अच्छा ये अच्छा महक है, नहीं ये खराब है। तो वो चीज़ आपका पहला नर्व जो होता है उससे मिलता है, उसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व, स्मेल पहुंचाता है। दूसरा होता है ऑप्टिक, विजन वाला, जो आपको देखने में, हाँ देखते हैं कोई चीज़, वो इंफॉर्मेशन पहुंचता है ब्रेन को, वो आपका ऑप्टिक होता है। आंख से रिलेटेड आपका ये 5 नर्व आता है। ये वाला तो जो देखिए एरो ऐसे बना है वो एफरेंट है, जो इधर से एरो बने रहेगा इफरेंट है। जब ब्रेन के पास ये पहुंचता है तो ब्रेन आई को इंफॉर्मेशन देता है, तो अक्यूमुलेटर कहता है, ऑक्यूलोमोटर नर्व कहलाता है। 4 मसल्स होता है, मसल्स को यहाँ ऐसे देखो इस तरह से, तो वो एफरेंट नर्व है। फिर एक होता है ट्रॉक्लियर नर्व, देखिए आई में 6 आई के अगल बगल जो है ना, आई को कंट्रोल करने के लिए 6 मसल्स होते हैं। 4 को ये इंस्ट्रक्शन मिलता है, ये देता है नर्व, एक को ट्रॉक्लियर देता है और एक को ये एब्ड्यूसेंस देता है। और उसके बाद ट्राइजेमिनल नर्व जो होता है वो कॉर्निया का जो रिफ्लेक्स होता है, जैसे कोई चीज़ आया अपने आप बंद हो जाता है, आंख जो है वो सिकुड़ जाता है, तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो होता है वो आपका ट्राइजेमिनल नर्व से होता है। ये दोनों होता है, एफरेंट भी और इफरेंट भी। इसके बाद फेसियल नर्व होता है जो, और टेस्ट नर्व भी होता है। तो फेस का मसल्स को और टेस्ट को ये भी आपका दोनों तरफ से जाता है, एफरेंट एफरेंट दोनों है। और 8 तो अभी आप सीखे वेस्टिबुलो कॉक्लियर है, जो हियरिंग और बैलेंस में जाता है, जो आपको इंफॉर्मेशन हियरिंग वाला ब्रेन तक पहुंचाता है। तो ये केवल आपका एफरेंट नर्व है, इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाला। 9th वाला है ग्लोसोफैरिंजियल, टॉन्सिल का है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स का है, टेस्ट का है और आपका गैग रिफ्लेक्स का है। इसमें क्या होता है ना, जैसे आप बहुत बार कोई चीज़ खाते हैं, अगर हाथ अंदर या चम्मच लिया या कोई चीज़ या यहाँ पर लग जाता है तो लगता है उल्टी हो जाएगा, जैसे उस तरह से। तो वो जो चीज़ होता है ना, वो गैग रिफ्लेक्स हो जाता है, अपने आप आता है। वो आपका ग्लोसोफैरिंजियल से होता है और वेगस से भी होता है, दोनों नर्व से होता है ये पोर्शन। फिर स्पाइनल एक्सेसरीज होता है, ये आपका इंफॉर्मेशन पहुंचने वाला स्टेर्नोक्लेडिमास्टोइड ये वाला हो जाता है आपका। और एक होता है यहाँ का पोर्शन, जैसे आप ऐसे करके सिर हिलाइएगा ना, एक नर्व यहाँ जा रहा है जो ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, वो आपका ट्रेपीजियस होता है, स्पाइनल एक्सेसरी में आता है। और एक टंग मसल्स का होता है हाइपोग्लॉसल। ब्रेन पढ़ेंगे तो चीज़ डिटेल में आपको और बता देंगे। अभी चूंकि 8th याद रखिएगा, सुनने वाले में 8th नर्व वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होता है आपका, हियरिंग में भी काम देगा और बैलेंसिंग में। वेस्टिबुलर पार्ट आपका बैलेंसिंग है और कॉक्लियर पार्ट जो है वो हियरिंग है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग का। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग अभी जैसे हम लोग पढ़ चुके कि हमारा ईयर में इक्विलिब्रियम तो सीख लिया। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर का क्या रोल होता है और किस तरह से काम करता है वो सीखेंगे आप। एक्सटर्नल ईयर में क्या होता है वो देखिए, ये आपका डायग्राम जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है। इसमें क्या है, ध्यान से देखेंगे। पहला काम होगा साउंड सिग्नल्स। देखिए, ये आपका पिन्ना है, बाहर में साउंड सिग्नल्स आप सुन रहे हैं। पहला पॉइंट, साउंड सिग्नल्स इन द एनवायरमेंट हो रहा है। ये साउंड सिग्नल को पिन्ना जो है कलेक्ट करता है, ये दूसरा पॉइंट। और कलेक्ट करके ये आपका जो ऑडिटरी कनाल है, इसमें देखिए ऐसे करके भेज देता है और यहाँ से भेजता है और जा करके ये साउंड स्ट्राइक्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये जो आपका झिल्ली है उस पर जा करके स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करके ना वाइब्रेशन क्रिएट करता है। जैसे आप ड्रम बजाते हैं, तबला बजाते हैं, एक बार स्ट्राइक करते हैं तो झंझनाहट पैदा होती है, उसमें वाइब्रेशंस होता है। इसलिए ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम लोग ईयर ड्रम बोलते हैं, नाम वो जो ड्रम शब्द यूज करते हैं। तो यहाँ से देखिए बाहर से आप आवाज़ सुने, 1 नंबर पॉइंट। उसके बाद पिन्ना के आया, यहाँ पर जो आपका शंखनुमा जो चीज़ था, कॉन्का जिसको बोल रहे थे, और वहाँ से आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में चला गया और जाकर के ये तीसरा पॉइंट
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को है यहाँ जाकर के टच करता है, हिट करता है और एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है ईयर ड्रम में। अब यहाँ पर जो वाइब्रेशन क्रिएट होगा, डायग्राम से देखिएगा इसके बाद, अब मिडिल ईयर की बारी आ जाएगी। अब ये पोर्शन मिडिल ईयर में आया। 4 नंबर, वाइब्रेशंस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आर ट्रांसमिटेड थ्रू ईयर ऑसिकल्स। अब यहाँ से देखिए, पहला वाला हड्डी में जाएगा मेलियस, फिर दूसरा में जाएगा इंकस, फिर तीसरा में जाएगा स्टेपीज। ये तीनों हड्डी से जाता है। ये बीच में ना एयर होता है, एयर होने से ये बड़ा आराम से मूव करता है। देखिए जैसे हाथ, हम लोग एयर में हाथ मूव करेंगे तो अपना जो स्पीड लगाए उसी स्पीड से चला जाता है, एयर होने के कारण। लेकिन वही जब पानी रहेगा, लिक्विड फॉर्म में या फ्लूइड फॉर्म में होगा, तो जितना ताकत अभी लगा रहे हैं उतना ताकत लगाएंगे लेकिन मूव नहीं करेगा। उसके लिए ना उतना ही वेव, साउंड वेव्स को उतना ही स्पीड चाहिए, तो उसके लिए ताकत और लगा करके उसको तेज करना पड़ता है। तो इनका फंक्शन ही होता है लिवर। इसमें ना आपको जैसे वहाँ बतलाए थे कि जॉइंट रहता है इनका बना हुआ, तो यहाँ पर जॉइंट सिस्टम से, लिवरेज सिस्टम से ये क्या करता है, ओवल विंडो को साउंड भेजता है और एम्पलीफाई कर देता है लगभग 20 गुना। यानी जिस आप इंटेंसिटी से साउंड वेव्स आया उसका 20 गुना बढ़ जाता है स्पीड। ये केवल यहाँ पर आपस में इसके मूवमेंट से, यहाँ पर 2 मसल्स के विषय में बतलाए थे जो इसको खींचेगा और खींचने से वह आपका वाइब्रेशन और क्रिएट होगा और ये मूव करके साउंड वेव्स को पहुंचा देता है ओवल विंडो। यहाँ पर आ गया ओवल विंडो, ये वाला पोर्शन आपका है ओवल विंडो। अब मूवमेंट ऑफ स्टेपीज फुट प्लेट, स्टेपीज के विषय में बताए थे, वहाँ फुट प्लेट होता है जो ओवल विंडो को जाकर के हिट करता है और जिस कारण से अंदर का जो फ्लूइड होता है उसमें प्रेशर क्रिएट होता है। अंदर अभी हम लोग फ्लूइड पढ़े थे, एंडोलिम्फ था, पेरिलिम्फ था, तो उनमें जाकर के ना वो देखिए प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ डायग्राम से भी देखिएगा, एक बाहर वाला पोर्शन जो आपका था वह बोनी मेम्ब्रेन था और अंदर का पोर्शन जो था वह आपका मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ था, वो बोनी लैब्रिंथ था। तो ऊपर बोनी है, नीचे मेम्ब्रेनस है, बाहर वाले पोर्शन में पेरिलिम्फ है, अंदर वाले पोर्शन में एंडोलिम्फ आपका है। अब यहाँ तक तो हियरिंग में आपका मिडिल लेयर हो गया। अब जरा देखिए अंदर पहुंचने पर कैसे काम करेगा। जब ये 5 नंबर यहां तक पहुंच गया ओवल विंडो, अंदर पहुंचा 6 नंबर, जनरेट वेव्स इन लिम्ब स्केला वेस्टिबुलाई के रीजनल मेम्ब्रेन में और स्केला टिम्पनाई में। जब यहां पहुंचेगा तो उसके बाद जा करके ना वह एक वेव्स, बहुत सारा तरंग जो होगा वो वहां पर उत्पन्न होता है और लिम्फ वाले एरिया में और स्केला वेस्टिबुलाई में आएगा पहले, ऊपर वाले में, उसके जो बेस में रीजनल मेम्ब्रेन है उसमें चला जाएगा, स्केला मीडिया के ऊपर वाला पोर्शन में, और नीचे स्केला टिम्पनाई में। इसमें वेव्स जो होता है वो आपका उत्पन्न करेगा। मूवमेंट्स ऑफ एंडोलिम्फ एंड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इंड्यूसेस रिपल इन बेसिलियर मेम्ब्रेन। तो ये आप देखे थे, ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन था, उसके ऊपर रीजनल वाला मेम्ब्रेन था। जब ये चीज़ मूव करता है तो यहाँ पर कहता है कि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में एक तरह से कंपन जैसा होगा और एंडोलिम्फ जो होता है मूव करता है, जिससे बेसिलियर मेम्ब्रेन में थोड़ा सा ना सिकुड़न जैसा आ जाता है। वहाँ पर वही सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। इट बेंड्स हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉटाई। और बेसिलियर मेम्ब्रेन जब आपका रिपल जब इसमें पैदा होता है, कम एज में रिपल ज़्यादा पैदा होगा, यही रिपल जो है ना एज बढ़ने पर यह स्टिफ हो जाता है और उतना जिस हिसाब से वो सिकुड़ना फैलना होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, इसलिए व्यक्ति थोड़ा कम सुनने लगता है उम्र अधिक होने पर। तो इस केस में ऑर्गन ऑफ कॉटाई का जो सेल्स था, हेयर सेल्स था, उसको प्रेस करता है ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से, और हेयर सेल्स एक्ट एज ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर शब्द हम लोग पहले भी पढ़े थे। इसका क्या काम होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर कह सकते हैं आप केमिकल एक तरह से हो गया, केमिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में, क्योंकि आपका केमिकल है, आपका एंडोलिम्फ को वो एक तरह से यहाँ पर देखिए एंडोलिम्फ को मूव करवाता है, और आपका हेयर सेल्स जब उस पर टकराता है तो मैकेनिकल एनर्जी हुआ, एंडोलिम्फ्स को मूव किया तो केमिकल हुआ, और उससे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तैयार करता है, तरंग जैसा बनता है, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फाइनली ट्रैवल अलोंग द ऑडिटरी नर्व टू ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। अब यहाँ पर देखिए आगे आपका ये 6 नंबर पोर्शन में था, वेव्स आपका उत्पन्न हुआ। ये वाला जो 7 नंबर का यहाँ का पोर्शन था, एंडोलिम्फ्स और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो है उसमें रिपल हुआ, बेसिलर मेम्ब्रेन में आ गया, और ये वाला एरिया में,
और फिर इसके बाद यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कोटाई का हेयर सेल्स जो है उसको वो मूव करवा देता है। और 9 नंबर यहाँ पर हो गया कि आपका ट्रांसड्यूसर्स जो है यानी मैकेनिकल एनर्जी से केमिको इलेक्ट्रिकल जो है वो आपका उत्पन्न हो गया वेव्स। और ये फाइनली 10 नंबर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल कर जाता है ऑडिटरी नर्व में। इम्पल्स इज एनालाइज्ड एंड साउंड इज रिकॉग्नाइज्ड। और जब यहाँ पर से ये बाहर निकलता है तो इस जगह पर जाता है जब ब्रेन में, तो उसको रिकॉग्नाइज कर देता है कि हाँ इस तरह का साउंड है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए और, in case of loud sound, some sounds are transferred from scala vestibuli, helicotrema, scala tympani, round window, sternum tube, pharynx, डीजे और बैंड वर्स के केस में क्या होता है ना कि जब ये साउंड यहाँ से गया, नॉर्मल वाला तो आपने इधर से फ्लो करके आप सुन लिए और ये ब्रेन को भेज दिए। कभी कभी बहुत तेज साउंड जब होता है ना डीजे का, तो आप देखिएगा कि लगेगा पूरा शरीर जो है वो कांप रहा है, कंपन लगता है, पूरा इन सब में भी कंपन हो जाता है, गला वगैरह सब में। तो वो क्या होता है यहाँ से लाउड साउंड को यहीं से वापस कर देता है वो इस तरह से। ऊपर में आपका जो पोर्शन है ना उस केस में देखिए, सबसे पहले आपका स्केला वेस्टिबुलाई में आएगा, फिर जो ज्वाइन करने वाला हेलिकोट्रेमा था जो आप वहाँ बतलाए थे आपको, स्केला टिम्पनाई में आ जाएगा। और राउंड विंडो से वो आ जाता है इधर इस तरफ से, राउंड विंडो में जाएगा और फिर स्टैचियन ट्यूब से हो करके फेरिंक्स में आ जाता है। तो लगता है पूरे शरीर में कंपन हो गया, वो चीज़ वो ब्रेन तक नहीं पहुंचा, वो पूरे शरीर में झंझनाहट हो जाता है। ये अक्सर क्या होता है आपका डीजे के समय या बैंड साउंड्स होता है और कहते हैं सिर झंझनाने लगा, पूरा शरीर झंझनाने लगा, वो चीज़ होता है डीजे बैंड साउंड्स में। बारात वगैरह में जाइएगा ना, डीजे बजेगा तो उसमें लगेगा कि पूरा शरीर भी आपका उसी हिसाब से डीजे के हिसाब से वो भी झंझनाते रहता है। तो वो रीज़न ये रहता है, लाउड साउंड के केस में इधर से निकाल देता है ये। तो ये मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग आपका हो गया। आपको इसमें जो बतलाए डिजीजेज ऑफ ईयर, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक लिस्ट अपना तैयार रखिए, हम लोग पढ़ चुके थे। एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या होता है, ये फूल गोभी कान जो कहलाता है, बॉक्सर्स में मिलता है। फिर परंकल जो आपका ट्यूब जो होता है, कनाल होता है, उसमें जो बाल टूट जाने के कारण वहाँ जो घाव जैसा चीज़ होता है वो परंकल था। उसके बाद आपका मेरिंजाइटिस था, जब आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उसमें सूजन हो जाता है, वह चीज़ था। मिडिल ईयर में ओटाइटिस मीडिया, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, अगर इस केस में इधर से प्रेशर ज़्यादा होगा, एयर प्रेशर इधर से ज़्यादा होगा तो इस तरफ आ जाता है ऐसे। तो उस केस में क्या होता है, इसमें छेद हो जाने के कारण यहाँ पर पस वगैरह निकलने लगता है, जो कान बहना कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। और जब इधर का प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये इस तरफ आ जाता है, ये बंद हो जाता है कान, जो आप हवाई जहाज़ वगैरह में जब उड़ान करते हैं उस समय जानते हैं, उसको कहते हैं बैरो ट्रॉमा कहते हैं। इनर ईयर में आप एक बीमारी पढ़े वर्टिगो। वर्टिगो आपका यह था कि ओटोलिथ जो है जो चला जाता है अगर आपके सेमी सर्कुलर डक्ट्स में, तो आप रहते हैं स्थिर लेकिन आपको लगता है कि आप घूम रहे हैं, चक्कर दे रहा है सिर में, तो वो आपका वर्टिगो होता है। एक आपने पढ़ा मीनियस डिजीज, और एक नाम था कोबिरेंथाइन डिजीज। आपका इनर ईयर का फंक्शनिंग अगर कभी भी प्रॉपर नहीं होता है तो एक कंबाइंड बहुत सारे सिम्टम्स इसमें होते हैं, उस डिजीज को कहते हैं कोबिरेंथाइन डिजीज आपका। तो ये डिजीजेज ऑफ ईयर है, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के हिसाब से काम का है, ध्यान रखिएगा इसमें। तो ये ईयर का पोर्शन हो गया। ऐसे ही आपको और बाकी चीज़ है, आपको दांत के विषय में बतलाएंगे, जीभ बतलाएंगे, आँख बतला देंगे, नाक आएगा, ब्रेन आएगा, स्किन आएगा, ब्लड आएगा, फिर आपका हार्ट है, जितने या डिफरेंट सिस्टम्स आपके हैं, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, ये सब भी बतलाते चलेंगे एक एक करके, ऐसे ही आपका रहेगा। धन्यवाद।